नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने हस्बैंड का सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, तो मेरा सत्संग शुरू होता है कि मेरे हस्बैंड ना गुरुजी को बिल्कुल मानते नहीं थे संगत जी। मतलब उन्हें विश्वास नहीं था। वो गुरुद्वारे को मानते थे, मंदिर को भी मानते थे। मंदिर में भी सभी देवी देवता भगवान सबको मानते थे। और उनकी आस्था जो थी वो गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के साथ थी। वो नितनेमी थे, रोज़ उन्होंने सुबह शाम गुरुद्वारे जाते थे। पे आके बैठा, क्या हुआ? शरीर में से ऐसे धुएँ नहीं निकलते? वो एक इरिटेट हो जाते थे कि मेरे सामने गुरुजी का नाम मत लो। लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ता जा रहा था। मतलब मैं ना चाहते हुए भी गुरुजी को बस ऐसे होता था, मैं गुरुजी के ना सत्संग सुनूं। उस वक्त तो मैं ना गुरुजी के सत्संग, किसी और का सत्संग नहीं सामने आता था। पुरानी संगत में से एक जेठा अंकल हैं, ज़्यादातर ना मेरे सामने उन अंकल का सत्संग आता था कि उनके बेटे को कैंसर था। तो मैं सुनती थी। कई बार मैं ऐसे ही सत्संग मेरे सामने आते थे कि कोई बीमारी वो ठीक हो गई, वो इंसान ठीक हो गया। मतलब वो चीज़ मुझे ना बार बार गुरुजी से जोड़ती थी। विश्वास अभी भी नहीं हुआ था मुझे कि गुरुजी में मैं कहूँ कि मेरी पूरी तरह से आस्था। लेकिन फिर भी मेरा मन करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। उस वक्त तो गुरुजी, सॉरी, मैं गुरुजी का आश्रम ही बोलती थी कि मैंने आश्रम जाना है। तो मैं ना अपने हस्बैंड को मना लेती थी कि हम लोग ना मंडे को ना बड़े मंदिर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना भी नहीं करते थे। बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हम लोग सुबह सुबह 8:30-9 बजे के करीब हम बड़े मंदिर के लिए निकल जाते थे। संगत जी, वहाँ जा तो रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर मेरे हस्बैंड ना वो बहुत हेल्दी थे। धीरे 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 वो ना उनकी सेहत गिरती जा रही थी और उन्हें जॉन्डिस हो गया। संगत जी, उनका बिलीरुबिन एकदम से बढ़ता जा रहा था और हमें ये चीज़ पता भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि भी वो दिन ब दिन कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। हालांकि उन्हें पता था, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते थे तो मेन वो भी एक कारण था उनका बीमार होने का। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक दिन हम लोग गए बड़े मंदिर। वहाँ हमें मंडे को चाय और समोसा प्रसाद मिला। तो मैंने तो अपना चाय और समोसा प्रसाद पूरा खा लिया, पूरे भाव से कि ये प्रसाद है, इसका एक एक कण जो है वो मेडिसिन है। मेरे हस्बैंड ने ना चाय तो पी ली लेकिन समोसा खाने से मना कर दिया कि ये मैं नहीं खा रहा, मैंने एक बाइट ले ली है, बाकी बच्चों के लिए रख दो, घर ले जाएंगे बच्चे खा लेंगे। तो मैंने उन्हें बोला, जितना मुझे पता था, जितना मैंने अपनी सिस्टर के मुंह से सुना हुआ था, कि मैंने उन्हें बोला कि आप खा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये ना आपकी मेडिसिन है। वो वहीं पर ही मेरे साथ एकदम गुस्सा होने लगे कि ये समोसा है। मैंने कहा छोड़ो। घर आए तो मैंने उन्हें फिर भी कहा, मैंने कहा ये आप खा लो बच्चों के लिए। मैं तो उन्होंने कहा ये प्रसाद नहीं है, ये समोसा है, ये हलवाई बनाते हैं।
ये कोई प्रसाद नहीं है। हालांकि उनका कहना बिल्कुल सही था, सॉरी गुरुजी, लेकिन जब वो रोज़ गुरुद्वारे जाते थे और हमारे लिए वो वहाँ गुरुद्वारे में भी जो वहाँ का देग प्रसाद मिलता है वो भी नहीं खाते थे। 2-2 3-3 घंटे गुरुद्वारे बैठकर पाठ करना, वो ऐसे थे। लेकिन वो वहाँ प्रसाद नहीं खाते थे, वो घर ले आते थे बच्चों के लिए कि ये हलवा प्रसाद मैं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, बच्चे शौक़ से खाते हैं। संगत जी, हम लोग कई बार खा लेते थे, कई बार बहुत ज़्यादा बच जाता था, एक्सेस में ले आते थे। तो वो वही कह रहे कि ये अगर प्रसाद है तो मैं जो गुरुद्वारे से लेकर आता हूँ वो भी तो खाओ। मैंने कहा हम वो भी खाएंगे, लेकिन ये भी आप खा लो, ये आपकी दवाई है। संगत जी, लेकिन उन्होंने वो एक बाइट खाई, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अगर वो पूरा खा लेते तो शायद वो ठीक हो जाते, लेकिन वो एक बाइट खाकर भी उन्होंने गुरुजी का बहुत तिरस्कार किया। संगत जी, सॉरी गुरुजी। लेकिन अगले दिन मेरे बेटे की रिपोर्ट कार्ड थी, तो हम लोग सुबह उठे, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले चले जाओ। मैं बच्चे के स्कूल चली गई रिपोर्ट कार्ड लेने। वहाँ मुझे कॉल आती है उनके फ्रेंड की कि आप ना, नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया कि अभी तक आई नहीं है, मुझे दर्द हो रही है, घर आ जल्दी से मुझे देखो। तो मैंने कहा अभी तक तो मुझे रिपोर्ट कार्ड भी नहीं मिली है, मैं बाहर बैठी हूँ वेटिंग पे, भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं जैसे ही मिल जाएगी। बुक्स भी लेनी थी, ड्रेस भी लेनी थी, टाइम लग रहा था। मैं फिर भी फटाफट घर आई, तो बच्चे को घर में छोड़ा और इतने में मतलब अभी मैं रास्ते में थी, उनके फ्रेंड का कॉल आया कि भाभी आप ना सीधा हॉस्पिटल आ जाना, PSRI हॉस्पिटल साकेत में है, वहाँ आ जाना, मैं आपके हस्बैंड को हॉस्पिटल ले आया हूँ। मैं थोड़ा डर गई कि इतनी कौन सी तबीयत ख़राब हो गई। संगत जी, उन्हें काफ़ी दिनों से ना फ़ीवर रहने लग गया था, मतलब आज फ़ीवर है, कल ठीक हो गया, परसों फिर फ़ीवर हो गया। तो मैंने कहा कहाँ दर्द हो रही है, पेट में दर्द बोल रहे थे, पेट दर्द के लिए हॉस्पिटल चले गए। वो तो कभी फ़ीवर की दवाई भी नहीं लेते थे कि बुखार हो गया दवाई लेते हैं, पानी पी लो 2 लीटर बुखार उतर जाएगा। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में एंटर किया इमरजेंसी में, वहाँ पर मेरी मदर इन लॉ और उनका फ्रेंड खड़े हुए थे और मैं अभी पीछे ही खड़ी हुई थी कि उन्हें पता नहीं था कि मैं आ चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर को अपने पेट में दर्द जो हुआ है उसका रीज़न बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि मेरी मिसेज़ मुझे कल ले गई थी, पता नहीं गुरुजी के वहाँ ले गई थी, मैंने एक समोसे की एक बाइट खाई और मेरे गैस बन गई, मेरे पेट में दर्द। संगत जी, आप सोचोगे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और एक ऐसा हस्बैंड ही बोल रहे हैं वाइफ के लिए कि वो मुझे पता नहीं कहाँ ले गई। और मैं तो बहुत डर गई थी क्योंकि संगत जी, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उनको 25 साल हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, भाई भी नहीं है
और बच्चे भी छोटे हैं। बेटा मेरा 6-7 साल का था तब। तो अगर हस्बैंड ही ऐसे इल्ज़ाम लगा देंगे कि पता नहीं मेरी वाइफ मुझे कहाँ ले गई, और मेरी वही हुआ जो मैं डर रही थी। मेरी मदर इन लॉ ने घर में आकर, पता नहीं जहाँ हम रहते हैं सभी रिश्तेदार सबको, घर में एक इशू बन गया, एक ऐसा मुद्दा बन गया बहुत ख़तरनाक सा, कि पता नहीं हमारे लड़के को किस बाबे के पास ले गई, किस गुरु के पास ले गई, क्या खिला के आई है कि हमारा लड़का बीमार हो गया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, आपके तो प्रसाद खा के लोग ठीक हो जाते हैं, ये बीमार हो गए हैं। तो छुट्टी हो गई। उसके बाद हम लोग घर आ गए। संगत जी, फिर मैं ना एक दिन लेटी हुई थी। मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिल चुका था, पीले चोले का, और वो मैं अपने ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी दोपहर को। मेरे हस्बैंड अंदर बेडरूम में लेटे हुए थे, और मैं ऐसे ही गुरुजी की स्वरूप को, उस वक्त तो मैं स्वरूप नहीं बोलती थी, फ़ोटो ही बोलती थी, मैं गुरुजी की तरफ देख देख के ना रो रही थी। और अंदर से ना मैं गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी ये बीमार हैं, इनको ठीक कर दो गुरुजी, इनको ठीक कर दो, इनके बिना हमारा कोई नहीं है, बच्चे मेरे छोटे हैं। मुझे तो दीन दुनिया कुछ भी नहीं पता था संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं दूध लेती ज़रूर थी, घर में दूध आता ज़रूर था, लेकिन मैं कभी ख़रीदने नहीं गई। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मुझे ये तक नहीं पता था, जबकि 1 किलो की थैली दूध, उस पर उसका MRP प्राइस लिखा होता है, क्या कितने का 1 किलो दूध है, आधा किलो दूध है। लेकिन मैंने कभी भी, बेवकूफ़, मैंने कभी ये तक नहीं देखा कि 1 किलो दूध कितने का आता है। पता ही नहीं था, पता नहीं किस दुनिया में जी रही थी। बस फ़ोन करो, ये चीज़ ख़त्म है, ये चीज़ ले आना, ये चीज़ ख़त्म है, ये चीज़ ले आना। कहीं जाना ही नहीं है, घर बैठे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यही लाइफ मैंने ले ली थी। तो मैं यही बता रही थी आपसे कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर, और मैं रो रही थी कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। रोते रोते संगत जी मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। और जब आप दिल से कनेक्ट होते हो ना गुरुजी से, तो गुरुजी आते हैं। सपने में गुरुजी आए, ऐसे जैसे गाड़ी से उतरे हैं, उनके साथ बहुत सारे सेवादार हैं, संगत है उनके पीछे, और गुरुजी रॉक स्टार चोले में हैं, अच्छे जैसे गुरुजी दिखते हैं, सुंदर से, बहुत मतलब ऐसे गुरुओं वाला नूर, और ऐसे वो चलते हुए आ रहे हैं। और मैं एक तरफ ना, मतलब ऐसे गुरुद्वारा टाइप से ही बना हुआ है, और मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ, और मैं कह रही हूँ गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने, मैं ऐसे गुरुजी के सामने घुटनों पे ही बैठ गई, और हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, और मैं रो रही हूँ। लिटरली मेरी आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं, और गुरुजी मेरे सामने खड़े हुए बोल रहे हैं। मैंने एक भी शब्द गुरुजी के सामने नहीं बोला, ना गुरुजी ने कुछ बोला, और मैं रोई जा रही हूँ। लेकिन वो परमात्मा और आत्मा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। संगत जी, मेरा अंदर से ये था कि उनको ठीक कर दो। संगत जी, मैं रो रही हूँ, लेकिन मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला कि मुझे क्या चाहिए,
लेकिन परमात्मा समझ रहा है कि तू क्या मांग रही है। गुरुजी ने मुझे वैसे ही बोल दिया, नहीं नहीं, जो तू मांग रही है वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं रोई जा रही हूँ छोटे बच्चे की तरह। मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं। और संगत जी, गुरुजी ऐसे ही बस, नहीं, ओ नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। ਤੈਨੂੰ एक शांति चाहिए, बस मैं कह ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ एक शांति चाहिए। और गुरुजी वापस मुड़ के चले गए। और मैं देख रही हूँ, मैं गुरुजी को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी रुक जाओ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। और इतने में मेरी नींद खुलती है, तो मैं गुरुजी को देखती हूँ कि ये आप क्या बोल रहे हो। नहीं, तेरे को बस एक शांति चाहिए। संगत जी, मेरे उस रूम में जब मैंने आंखें खोली, ऐसे होता है 1000 गुलाब के फूल आपने एक जगह रख दिए। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस कि सांस नहीं ली जा रही थी, कि ये इतनी गहरी खुशबू कहाँ से आ रही है। पूरा रूम महक रहा है। ये खुशबू कौन सी है। और अगर खुशबू आई है तो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी आए हैं तो इसका मतलब मैंने अपनी एक कहानी बना ली। गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने बोला तुझे एक शांति चाहिए, तो शांति तो मिल ही गई ना। इसका मतलब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। मतलब मैं अंदर से चल रहा है कि उन्होंने वो चीज़ मना की थी, लेकिन मैंने अपनी एक कहानी बना ली कि नहीं, वो तो परमात्मा तो ठीक कर ही देंगे ना। तो मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन बेचैन था। चलो कुछ नहीं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड दिन ब दिन और बीमार और बीमार और बीमार होते चले गए। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड को फिर दोबारा से पेट में वही दर्द, वही गैस बनी। अब मैं डरने लग गई थी, मेरे हस्बैंड को गैस बनेगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो वो फिर उन्हें PSRI हॉस्पिटल लेकर मैं चली गई कि ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर दोबारा से इंजेक्शन वगैरह लगेंगे। अब वहाँ गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनको हम एडमिट करेंगे। तो एडमिट करेंगे, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि एडमिट करेंगे तो भाई अब ट्रीटमेंट हो जाएगा, 3-4 दिन रखेंगे और ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं, आप एडमिट कर लो। और वो बार बार बोल रहे मुझे एडमिट नहीं होना। जब 3-4 दिन हो गए, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि इन्हें लिवर डैमेज हुआ है, 100% लिवर डैमेज है। इसका एक ही इलाज है, लिवर ट्रांसप्लांट। और ये सारी बातें मेरे हस्बैंड के सामने ही डॉक्टर मुझे बता रहे थे। लिवर सिरोसिस हुआ है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या इलाज है। उन्होंने बोला लिवर ट्रांसप्लांट ही होगा, तो आप अपना डोनर देख लो कि अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। तो मैंने कहा आप अचानक कैसे बोल सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमने इन्हें 6 महीने पहले ही बोल दिया था। यानी कि मेरे हस्बैंड को पता था, अगर वो चाहते तो फिर भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते थे। संगत जी, वो उन्हें सब कुछ पता था, तब भी वो ड्रिंक कर रहे थे। अगर उन्होंने अपने ड्रिंक पर थोड़ा सा काबू करके, मतलब मुझे भी अगर बता देते, तो हम लोग
केयर कर लेते, कहीं भागा दौड़ी कर लेते, लेकिन अब उनकी वो स्टेज थी कि वो चल फिर नहीं पा रहे थे। उनका खाना पीना बंद हो गया। अब मेरे पास इतना लिक्विड नहीं था कि मैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवा सकूं, संगत जी। फिर छुट्टी करा के तो हम ले आए, जैसे तैसे हमने बिल भरा। 1 लाख रुपए उस वक्त बिल बन गया था। जैसे तैसे मैनेज करके बिल भरा गया। फिर उसके बाद ये जब बात थी दिसंबर की, दिसंबर या जनवरी 2017 की, 2017 दिसंबर की बात थी संगत जी। उसके बाद मैं उनकी फिर वही फीवर या गैस दोबारा जब बनती थी, पेट में दर्द होता था, तो उनको घर में ही मेडिसिन या फिर नियर बाय उनको ड्रिप चढ़वा दी जाती थी, पेन किलर के इंजेक्शन लगवा दिए जाते थे। 5-6 हज़ार का खर्चा आता था, 3-4 घंटे वो छोटे से उसमें नर्सिंग होम में रहते थे। तो ऐसे करते रहे, लेकिन अब वो इतने वीक हो चुके थे कि एक 110 kg का इंसान अब सिर्फ 55 किलो का रह गया था। इतने वीक हो चुके थे वो। अब फरवरी में फिर दोबारा से उनकी तबीयत ख़राब होती है, 17 फरवरी 2018। जब अब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैंने उनसे बोला कि कहाँ ले जाऊँ आपको, या तो आप मेरे साथ एम्स हॉस्पिटल चलो। संगत जी, एम्स ले गई। वहाँ पर कुछ और तो नहीं पता था, मैं इमरजेंसी में ले गई उन्हें। गुरुजी की महिमा थी। मैं राम जी को बहुत मानती थी, हनुमान जी, राम जी को बहुत मानती थी। तो जैसे ही वहाँ लेकर गई, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। देखूं तो लंबी लाइन, पेशेंट, कोई इधर से तड़प रहा है, कोई उधर से तड़प रहा है। मैंने एक ही बार बोला, राम जी आप देख लो। वो आगे बढ़ गए, एक स्टेप और आगे। अब इनको एडमिट करना है। इमरजेंसी में एडमिट के फॉर्म मिल गए संगत जी। वहाँ जाकर खड़ी हुई तो इतनी लंबी लाइन कि 2 दिन तक नंबर ही नहीं आएगा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मैं अपने हस्बैंड को स्ट्रेचर पे छोड़कर और मैं इधर उधर डॉक्टरों के पास भाग रही हूँ। जब अकेली खड़ी हो गई तो एक तरफ अपने हस्बैंड को स्ट्रेचर पर देख रही हूँ, एक तरफ डॉक्टरों को देख रही हूँ और एक तरफ लाइन देख रही हूँ। यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं होगी। आंखें बंद की कि राम जी कुछ करो। पता नहीं कहाँ से वहाँ का एक स्टाफ का एक आया आदमी। उसने कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतने परेशान क्यों। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड वहाँ स्ट्रेचर पे हैं और ये उनको टेस्ट वगैरह बोले हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं जब तक ये टेस्ट नहीं होंगे तब तक हम इनको यहाँ एडमिट नहीं करेंगे। उसने कहा, आप आओ मेरे साथ। उसने मेरे हाथों से फॉर्म वगैरह सब ले लिए। मेरे हस्बैंड को एक तरफ से मैंने, एक तरफ से उसने स्ट्रेचर से खींचा। हमने टेस्ट करवा लिया, उनका एडमिशन हो गया। सारे टेस्ट जितने भी थे, लो अब ये आपका यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी परेशानी हो, मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं यहाँ होता हूँ, आप मुझे कॉल कर देना। अब मैं अभी और पेशेंट को, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने कहा, ये क्या हुआ। ये सारे काम जैसे अपने आप ही बनते चले गए। उस वक्त तो मेरे मुंह में गुरुजी नहीं आया, यही हुआ, मैं, राम जी आप साथ हो, राम जी आप साथ हो, आपने ही किया है। तो ऐसे ही करके उन 3 दिन हम इमरजेंसी में रहे। मेरे हस्बैंड
स्ट्रेचर पे। फरवरी में उन्हें इतनी ठंड लग रही, वहाँ एसी चल रहे थे। और आपको शायद पता नहीं है संगत जी, इतनी वीक हो गए, लिवर डैमेज था। ऐसे इंसान को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड, कि आप उनको 2 रजाई भी पहना दोगे ना, वो तब भी बोलेंगे मुझे ठंड लग रही है। और घर से तो ये सब सोच के नहीं गई थी, और स्ट्रेचर पर एक चद्दर भी नहीं बिछी हुई। मैं तो साथ में कुछ भी नहीं लेकर गई थी सिवाय उनकी रिपोर्टों के, खाली हाथ। अब वहाँ उनके भैया भाभी आते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि हम लोग इसको देखने आए हैं भी, अंदर नहीं आने दे रहा गार्ड। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक राजा वाली लाइफ जी है, बहुत लग्जरी लाइफ। तब मेरे अंदर एक ईगो भी था कि मैं उन्हें कैसे दिखाऊं कि जो राजा जैसी लाइफ जीने वाला आज बेचारा बन के, जिसके पास सब कुछ, उस मैं आपको वो सत्संग भी सुनाऊंगी कि वो राजा से रंक कैसे बने। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं बचा था। वो सत्संग भी एक सत्संग है। तो मैंने उन्हें बाहर से ही भेज दिया कि अंदर तो आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा एक जाने दो, तुम बाहर रहो, हम देख लेंगे। एक्चुअल में वो हंसना चाहते थे कि हम बेबसी देखें इनकी। मैं समझ रही थी, सॉरी संगत जी, लेकिन पता नहीं, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहती। बस मैंने उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया। अब जब 3 दिन बाद छुट्टी हुई, उसके बाद फिर वो बीमार होने लग गए, फिर हफ्ते के हफ्ते बीमार होने लग गए। इतने में संगत जी, जब वो मार्च में बीमार हुए, तब मैं दोबारा से उन्हें एम्स में लेकर आई। तब तक मुझे ये समझ आ गई थी कि नीचे इमरजेंसी में तो उनका इलाज होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मैं सीधा वहाँ पर जो ओपीडी के पेशेंट होते हैं, जिनके लिए वहाँ उनके ओपीडी, मतलब जो ये लिवर वाले पेशेंट जिस वार्ड में रहते हैं, एडमिशन होता है उनका, मैं वहाँ चली गई। और एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, मैं उनके रूम में चली गई। पता नहीं, मुझे तो उनका रूम भी नहीं पता था। जो लिवर वाले पेशेंट का जो वार्ड था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, और डॉक्टर 3rd फ्लोर पर उनका ऑफिस। पता नहीं कहाँ से मुझे माइंड में क्लिक हुआ, 3rd फ्लोर पे जाओ। या जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ था, और मैं उन डॉक्टर को जानती थी कि ये सीनियर डॉक्टर है। मैंने एकदम से उनके पास गई। उस दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड का जो बीपी था वो 40-60 था। अब इधर से मेरे हस्बैंड नीचे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ है, मैं आज मर गया, मैं नहीं बचूँगा। मैंने उन्हें गुस्से से बोला, आप ही के लिए मैं भी तो यहाँ पर मर रही हूँ, 2 मिनट सब्र करो। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को एडमिट कर लो, उनको मैं घर तो नहीं लेकर जाऊँगी, वो मरेंगे या जिएंगे यहीं पर। संगत जी, वो मुंह की बात ही हो गई। डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करो, आप उनको एडमिट करवाओ। मैंने कहा कोई मेरे कहने पर एडमिट नहीं करेगा, आप पहले मुझे लिख कर दो कि उनका एडमिशन।
उन्होंने कहा आप नीचे जाओ तो सही, आप जाओगे नहीं उससे पहले मेरा फ़ोन नीचे पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया कि आप जाके उन डॉक्टर से मिलो, वो आपको एडमिशन देंगे, बेड देंगे। मैंने कहा सर मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, आप आपका पेशेंट एडमिट होगा। गुरुजी की मेहर थी, एडमिशन हुआ। बहुत तकलीफ़ें, वो रोज़ बहुत तकलीफ़ सहते थे। 2 महीने तक संगत जी हम एम्स में रहे और मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते भी बहुत थे। वो अपनी बीमारी से परेशान थे, लेकिन तब भी मुझे यही था कि इनको बचाना है। चाहे ये मेरे से लड़ते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं, फिर भी मेरे बच्चों का बाप है। मेरे सिर पे और कोई नहीं है। मुझे और मेरे बच्चों को यही देख सकते हैं, तो इनका बचना ज़रूरी है। 2 महीने हो गए थे संगत जी, उनको वो 2 महीने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, सिर्फ उनको फीवर होता था या पेट में दर्द होता था। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अगर इनको हाई फीवर हुआ तो ये हाई फीवर में चले जाएंगे। तब तक तो गुरुजी के सत्संग में कभी कभी सुनती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादातर जेठा अंकल का सत्संग सुनती थी कि उनके बेटे को कैंसर था और कैंसर से क्योर किया था गुरुजी ने। तो गुरुजी ऐसे करते करते डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ पर इनको जो लेकर बैठे हुए हो, यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट तो हो नहीं सकता, इनको बहुत केयर चाहिए। डोनर का भी ये है कि डोनर भी मैं थी, तो भी आप इनका लिवर ट्रांसप्लांट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ। फिर हम लोग भागे, हमने मैदानता में भी देखा, लेकिन बात समझ नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें मैक्स में लेकर गई, वहाँ पर जैसे डॉक्टर ने बात की ना, तो मुझे ऐसे लगा यहाँ ये ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन करवाएंगे। संगत जी, चोरी छिपे मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, लेकिन उनको नीचे घुमाने के उसमें, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करवा सकती थी, घर में लाने वाली हालत नहीं थी, तो उनको वहीं नीचे ऑटो में बिठाकर, पता नहीं संगत जी कहाँ से इतनी हिम्मत आई। प्राइवेट हॉस्पिटल तो था नहीं कि बिल नहीं है या क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। किसी ने हमसे कोई पूछताछ भी नहीं की, उनको ऐसे ही पाइप वगैरह सब लगे हुए हैं, कैनुला लगा हुआ है, और उनको ऑटो में बिठाया और मैक्स हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था एक बार हम पेशेंट को फ़ेस टू फेस देखना चाहते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है। वहाँ गए, उन्होंने बोला कि डन, हम ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन सक्सेस भी होगा। मुझे एक उम्मीद हो गई। तो पैसे तो थे नहीं। तब मेरे फादर इन लॉ और जो मेरे हस्बैंड का छोटा ब्रदर, उन्होंने बोला कि पैसा हम लगाएंगे। तो पैसा उन्होंने लगाया, कुछ पार्ट मैंने भी दिया, अपना गोल्ड वगैरह बेचा। बाद में भी वो कुछ कुछ पैसे मैंने धीरे धीरे करके उतारे। तो ऐसे उनका अब आप ये सुनो कि उनका ऑपरेशन होना था 16 मई को, 16 मई 2018 को, जो कि एक बुधवार का
उस दिन बुधवार था। मैं अंदर से ना संतुष्ट थी कि ये ऑपरेशन सोमवार को नहीं हो रहा, मंडे को नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था संगत जी, मैंने अपने और सत्संग में भी जैसे बताया है कि मुझे मंडे को कोई चीज़ होती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था मंडे को ये जो चीज़ हो रही है, जो काम हो रहा है, वो सही नहीं होगा। तो मैं बहुत खुश, मैं मंडे को घर में आई कुछ सामान वगैरह लेने हॉस्पिटल से कि ऑपरेशन तो वेडनेसडे को होना है, तो मैं अभी हो आती हूँ, घर में सामान वगैरह ले आती हूँ, उसके बाद फिर मेरा हॉस्पिटल से जाना नहीं होगा। एकदम से मेरी सिस्टर के हस्बैंड का कॉल आया मुझे कि दीदी आप ना हॉस्पिटल आ जाओ, जो ऑपरेशन की डेट है ना वो डॉक्टरों ने कल की दे दी है। मैंने कहा क्या क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कल मंडे है ना, तो डॉक्टरों ने बोला है कि हम ऑपरेशन कल करेंगे। मेरे मन में वैसे ही आ गया कि ये ऑपरेशन मंडे को हो रहा है, क्यों मंडे को नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट आप कर नहीं सकते। डरी हुई वैसे ही थी, यही था सिर्फ इनको ठीक होना है। चलो मैं फटाफट गई हॉस्पिटल, मुझे भी एडमिट कर लिया। उसके बाद हमारा ऑपरेशन जब सुबह, आप मानेंगे संगत जी, जब सुबह मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे, तब मुझे बोला कि आप चलो, जावा जी को आपके बात लेकर जाएंगे। मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक ही बात बोली रोते हुए कि मेरे लिए प्रे मत करना, इनके लिए करना, प्रार्थना करना भगवान से कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि अगर ये ठीक होंगे तो ये कमा भी लेंगे और बच्चों को भी पाल लेंगे। तो लेकिन वो जब मेरे हस्बैंड को लेकर गए, मैं तो पहले ही मुझे ले गए थे। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड को लेकर गए तो मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी के आगे रोकर ये बोला कि उसके लिए प्रार्थना करियो कि वो ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं ये ऑपरेशन करवाऊं, कि मैं उन्हें लिवर डोनेट करूं। वो एक ही बात रोते थे, कहते थे मैं तो मर ही रहा हूँ, तू भी साथ में मौत के मुंह में जा रही है, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों का क्या होगा। तो मैंने उनसे यही बात बोली थी कि मेरी जगह कोई और भी तो लिवर डोनेट करेगा ना, उसकी भी तो फैमिली होगी, उसके भी तो बच्चे होंगे। तो हम सेल्फिश हो जाएं किसी और का लिवर लेने के लिए, उसके फैमिली और उसके बच्चे भी तो होंगे। तो जो हमारे साथ हुआ है उसे हम ही झेल लेते हैं। भगवान इतना निर्दयी नहीं है, हम दोनों को ठीक करके ही बाहर निकालेगा। बस इतना मैंने उन्हें बोला था। हम दोनों का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये बता रही हूँ कि जैसे ही मेरे हस्बैंड का वो सर्जरी हुई, वो इंसान चेंज हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं थे, उनमें किसी और की सोल, पता नहीं संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन वो मेरे हस्बैंड जैसे बिहेव ही नहीं करते थे, उनका नेचर चेंज हो गया था। वो जो कभी अपने बच्चों पे ऊंची आवाज़ पर बात नहीं करते थे, वो चिल्लाते भी थे, हाथ भी उठा देते थे, और हर वक्त मतलब एक एक शक
एक गुस्सा, एक नफ़रत वाली, बस उनकी बिहेवियर में एक नफ़रत आ गई थी। ऐसे ही, और गुरुजी का तो नाम भी मत लो। तब तक मुझे गुरुजी पर ना बिलीव हो गया था। तब तक मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती थी, रोना आता था कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। तो मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बताती हूँ संगत जी। जब गुरुजी ने लास्ट टाइम आ गया, बिल्कुल लास्ट टाइम, तब मेरे हस्बैंड को, जब डॉक्टरों ने 1.5 साल उसके बाद, ऑपरेशन के बाद, मेरे हस्बैंड और सरवाइव किए हैं, लेकिन उनका एक पैर घर में रहता था, एक पैर हॉस्पिटल में रहता था। मेरे बच्चे कैसे 2 साल से वो रह रहे थे अकेले, क्या खा रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अगर 4 दिन घर में रहती थी तो मैं 40 दिन हॉस्पिटल में। मेरा तो ये हिसाब हो गया था। कुछ भी नहीं समझ आता था। इधर से मैं उनको देखती थी, इधर से वो लड़ते रहते थे, हाथ भी उठा देते थे। क्या बोलें उन्हें, क्या नहीं बोलें, वो बीमार हैं, बीमार हैं। लेकिन धीरे 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 मैं फिर भी यही बोलती थी, नहीं गुरुजी, जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। ये फिर भी इनका होना मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी एक ही चीज़ बोल रहे थे, मुट्ठी खोलेगी तो ही, मुट्ठी खोलेगी तो ही। और मैंने अपनी मुट्ठी बंद की हुई थी कि जाने नहीं दूंगी। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई, उससे 2 दिन पहले, 15-20 दिन से मेरे हस्बैंड ना रोज मुझे बोलते थे, आज मेरे सपने में हनुमान जी आए, आज मेरे सपने में ये भगवान आए, उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। मैं कहती थी अच्छा, भगवान आ रहे हैं तो इसका मतलब सब पॉजिटिव है भाई, ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले मैं सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। वो अपना दूसरे रूम में लेटे हुए थे। उन्होंने मुझे तेज तेज आवाज़ लगानी शुरू की कि इधर आ, इधर आ। मैंने कहा आ रही हूँ, बोलो। पहले सुन, अभी गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा ये तो रोज ही ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैंने कहा देखो, आपकी बात मैं बाद में सुनूंगी, अभी मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ, उन्होंने स्कूल जाना है, वैन छूट जाएगी, बाद में बात करूँगी। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं भूल जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, अभी ये आपका टाइम नहीं है, ये अभी बच्चों का टाइम है। मैंने संगत जी ऐसे ही बोल दिया उन्हें। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। मैंने उनके पास गई, आप कॉफ़ी लोगे या सूप लोगे? कह रहे नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा। मैंने कहा नहीं, कॉफ़ी मैं ला रही हूँ, तो पहले मेरी बात तो सुन ले, गुरुजी आए थे। मैंने कहा हाँ, कॉफ़ी बना के लेकर आती हूँ, कॉफ़ी पियोगे ना, फिर बताना मुझे गुरुजी का। मैं कॉफ़ी लेकर आई। कह रहे नहीं, कॉफ़ी रख दे। मैंने कहा नहीं, पहले कॉफ़ी पी लो। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, मैं भूल जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा बोलो। कह रहे गुरुजी आए थे, ऐसे ना तेज तेज इधर उधर ना, इधर उधर ऐसे राउंड लगा रहे थे रूम में, तेज तेज चल रहे थे। तो ऐसे जैसे वो गुरुजी अपने हाथ ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो मुझे नहीं देख रहे थे। मैंने ही गुरुजी को आवाज़ लगाई, गुरुजी, गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे देखा तो मेरे पास आए और बेड के आगे खड़े हो गए। बोल, देख लिता मैनू? हाँ जी गुरुजी। की होया?
कुछ नहीं गुरुजी, मेरी टाँगों में ना जान नहीं है। चल फिर, खड़ा हो जा। नहीं गुरुजी, मैं खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पैरों में जान नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चल, कोई नहीं, खड़ा हो। चल मेरे नाल चल, मैं तेनू लैन आया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, गुरुजी खड़ा नहीं हो सकता। कोई ना, तू अपने घर दे ना 3 चक्कर लगा, उस तो बाद तू ठीक हो जाएगा। चल मेरे नाल। जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उस बात को ना संगत जी नेगेटिव लिया ही नहीं कि कोई नेगेटिव पॉइंट भी इसमें से निकल सकता है। मैंने पॉजिटिव की तरफ गई। गुरुजी आए हैं, बोल रहे हैं कि घर के 3 चक्कर लगा तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएंगे। तो मन में एक खुशी कि भाई अगर गुरुजी आए हैं तो अब मतलब ये ठीक हो जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, कि भगवान तो आखिरी पल में भी ठीक कर सकते हैं, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। हम तो यही सोचेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुझे ना खड़ा करो और मैं घर के 3 चक्कर लगाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, भाई गुरुजी का कहना मान रही हैं जैसा गुरुजी ने बोला है। मैंने उन्हें अब खड़ा किया, अपने कंधे पर उनका हाथ रखा, घर के 3 चक्कर लगवाए। जब तीसरा चक्कर पूरा हुआ तो गैलरी में जाके खड़े हो गए और घर को ना 2 मिनट तक ऐसे बिल्कुल शांत होकर देखते रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद बोलते हैं अब मैं ना थक गया, अब मुझे लिटा दे। मैंने जाकर बेड पर लिटा दिया। अब अंदर से ये था कि ठीक हो ही जाएंगे भी, अब तो परमात्मा आ गया है तो अब तो ठीक हो ही जाएंगे। समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे थे गुरुजी। अगले दिन उनको दर्द तो पैरों में बहुत था, पैरों में दर्द था। उनके पेट में अल्सर बन रहा था, इसलिए उनके पेट में पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। अगले दिन सैटरडे था। वो बार बार बोल रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे हॉस्पिटल ले चल। मेरे हस्बैंड ना सोते नहीं थे रात के टाइम, लेकिन उस दिन फ्राइडे रात को सोई और मैं हैरान थी, आज ये सो रहे हैं, बहुत तेज तेज खर्राटे ले रहे हैं और गली में कुत्ते रो रहे थे। पता नहीं, मैं भागी उनको भगाने के लिए, पानी डाल के कि यहाँ से जाएं। बस सैटरडे को मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में 4,000 रुपये दिए कि हमारे पास यही है। नहीं पैसे दिए तो मैं उन्हें, जबकि उनके पास पैसे थे, वो दे सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर्जा था और ये कर्जा मुझे एक ना एक दिन तो उतारना ही था। वो सत्संग अलग है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, मैक्स में जाकर वहाँ पर उनका अल्सर फट गया 3-4 घंटे बाद। अब डॉक्टरों ने बिना पैसों के मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप हमें ना छुट्टी दे दो, मैं अपने रिस्क पर इन्हें एम्स ले जाऊंगी। उन्होंने कहा इनकी एम्स जाने की भी हालत नहीं है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। मैंने कहा आप उसकी चिंता मुझे दे दो,
मैं इन्हें एम्स लेकर जाऊँगी। मैं ज़्यादा डीप तक नहीं जाना चाहती, फैमिली वाली बातें होती हैं। मैंने एम्बुलेंस बुक की, मतलब कोई एम्बुलेंस भी नहीं बुक कर रहा था कि एम्बुलेंस के पैसे भी हमें ना देने पड़े। जैसे तैसे मैंने एम्बुलेंस बुक की, मैंने मैक्स के पैसे चुकाए। 4,000 रुपये थे, पता नहीं मेरे पास कैसे पैसे आ गए। 22,000 रुपये मैंने खुद से बिल पे किया। सब गुरुजी तो कर रहे थे, सब गुरुजी कर रहे थे। तब तक ये था कि, और संगत जी, जब मैं मैक्स में उनके साथ बैठी हुई थी ना, तो डॉक्टरों ने उन्हें पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और वो सो गए। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी चेयर पे, तो मैंने ऐसे ना, कहते हैं ना, चलो ट्राई करते हैं गुरुजी, ऐसे ही मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी देखते हैं अब इस सिचुएशन पे आप क्या कहते हो, ऐसे ही बोला संगत जी मैंने। तो मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक खोलते ही एक मैसेज गुरुजी का। तब तक थोड़ा थोड़ा मुझे गुरुजी के मैसेज मैं रिलेट करती थी अपनी लाइफ से, वो पता भी चलता था। तो वो 4 लाइनों का संगत जी मैसेज था। 2 लाइनें ही मैंने पढ़ी थी, 2 लाइनें मैंने नीचे की नहीं पढ़ी। जो वो 2 लाइन पढ़ी थी, वो उसमें पहली लाइन ये थी, सिमरन आज सिमरन ना छड्डी, जीवन साथी नू कल्ला ना छोड़ी। संगत जी ये 2 लाइन पढ़ी थी, और मैंने ना जैसे ही ऊपर सिर किया तो मैंने सामने से देखा मेरी जेठानी आ रही थी। मैंने फटाफट फेसबुक बंद कर दिया कि वो ये ना सोचे कि हस्बैंड बीमार पड़ा है और ये तो फ़ोन चला रही है बैठकर, और मैंने फेसबुक बंद कर दिया। और वो संगत जी मैसेज क्या था, आज सिमरन ना छड्डी, जीवन साथी नू कल्ला ना छोड़ी। बहुत बड़ी लाइन थी, रब ने मुझे बोला था कुछ। अगर रब ने ये बोला था ना कि चल तू मेरे साथ, तो मुझे भी एक मैसेज दिया था कि तू ये 2 काम कर ले। 2 लाइन ही पढ़ी थी, 2 लाइन 2 काम बोले थे कि सिमरन करती रहियो और जीवन साथी को मत छोड़ियो। मैंने वो 2 काम नहीं किए संगत जी। उस दिन मैंने वो 2 काम नहीं किए। मैं उस दिन जब एम्स के लिए भाग रही थी, तब भी मैंने अपने जीवन साथी को दूसरे लोगों के हवाले कर दिया। आप लोग देखो, मैं एम्बुलेंस, फिर भी जब एम्बुलेंस में हम एम्स के गेट के अंदर एंटर हुए, मेरा हाथ उनके सीने पर था और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा एम्स आ गए हैं। उन्होंने मुझे बोला अब मेरा क्या होगा? तो मेरे मुंह से निकला, अब तो मुझे भी नहीं पता कि अब आपका क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बोला बचा ले यार, और मैंने एकदम से मैं पीछे हो गई कि क्या मांग रहे हो मेरे से, मेरे बस में ही नहीं है। और उस वक्त मेरे मन में आया, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी एम्स से, मैक्स तो हम वैसे ही घूमने सैर सपाटे चले गए थे। समझ आ रहा था कि अब आपको मैं वापस ऐसे तो नहीं लेकर जाऊंगी, अब कुछ पता नहीं, कुछ अब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। संगत जी,
वहाँ गए। मेरे हस्बैंड बहुत दर्द में थे, बहुत दर्द में थे। मैंने एक बार भी सिमरन नहीं किया, जैसे रब ने बोला था कि आज सिमरन ना छड्डी। एक बार भी मेरे मुंह पर भगवान का नाम नहीं आया, गुरु जी का नाम नहीं आया, मंत्र जाप नहीं बोला। सिर्फ मैं दुनिया को ढूंढ रही थी, ये कहाँ है, वो कहाँ है, उसको बुलाओ ये ऐसे कर देगा, उसको बुला लो वो वैसे कर देगा। लेकिन मैंने भगवान को नहीं बुलाया कि भगवान जी अब ठीक कर दो। मेरे हस्बैंड की हालत बिगड़ने लगी। इमरजेंसी में ही थे वो। इमरजेंसी में इतनी हालत बिगड़ी कि उनको वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने, पहले तो शाम से लेकर रात के 2-3 बज गए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। वो तड़प रहे थे। लास्ट जो उनके शब्द थे, उन्होंने हाथ जोड़कर और अपने हाथ ऊपर कर लिए और उन्होंने एक प्रार्थना की कि बाबा जी बख्श दो मुझे। और इतना कहा और वो पीछे होकर लेट गए और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। मैंने मैंने कहा आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने डॉक्टर को फटाफट तेज से आवाज़ लगी, डॉक्टर डॉक्टर, इनका मुंह टेढ़ा हो रहा है। जो डॉक्टर शाम से एक इंजेक्शन नहीं लगा सके, वो एकदम से उनके ऊपर चढ़ गए। वेंटिलेटर कहाँ है, वेंटिलेटर लाओ, वेंटिलेटर लाओ। और उनको वेंटिलेटर पर लगा दिया गया। अगले दिन सुबह हो गई। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था कि ये जा चुके हैं, ये तो आर्टिफिशियल सांसें हैं, पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ उन्होंने कर लिया तो मैंने अपने हस्बैंड का ना पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ था। मैंने वो अंगूठा नहीं छोड़ रही थी और मन में मेरे ये चल रहा था, ये अंगूठा नहीं छोड़ूंगी, जाने नहीं दूंगी, ऐसे नहीं जाओगे। तो एकदम से एक डॉक्टर बोला, ये लेडी कौन है? तो सब ने बोला ये इनकी वाइफ है। वो डॉक्टर बोला, तभी तो इनको बाहर ले जाओ, इनको बाहर ले जाओगे तभी कुछ होगा, जब तक ये यहाँ खड़ी हैं ये नहीं जाएंगे। और संगत जी मुझे ऐसे सब लोग खींचते हुए बाहर ले गए कि चलो बाहर, चलो बाहर चलो। मैं नहीं जाना चाहती थी। अभी मैं जैसे ही बाहर तक, मैंने वो बाहर का गेट भी नहीं खोला था। ज़्यादा से ज़्यादा 20 कदम 25 कदम का ही रास्ता था। तो बुलाने आ गए, दीदी आ जाओ, काम हो गया। काम हो गया? काम हो गया कैसे बोल सकते हो? तब मैं तब मेरा बस उस वक्त सब ख़त्म। फिर भी एक उम्मीद थी। सुना है कि लास्ट मोमेंट पे भी इंसान जिंदा हो जाते हैं, गुरुजी कुछ कर देंगे। तब भी बहुत भरोसा।